तो यार हमारी कहानी की शुरुआत प्रिंसेस से होती है, जहाँ पे प्रिंसेस हमारे मेन कैरेक्टर जिंता से बोलती है कि मैं एक श्राइन की प्रिंसेस होने के नाते मेरी अरेंज मैरिज साकुन से तय कर दी गई है। लेकिन अब तक तो तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। प्रिंसेस यहाँ पे जिंता से सहमत होके कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपनी ड्यूटीज के साथ कितना ज्यादा लॉयल हो, पर फिर भी अगर आज मैंने ये ना कहा तो शायद से मैं पूरी जिंदगी पछताती रह जाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ भाग कर फैमिली शुरू करना चाहोगे? हमारा जिंता उसका हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताता चलूं, मैंने वादा तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे प्रिंस होने के टाइटल से किया था। वो उसे बताता है, वो उसे समझाता है कि मैंने प्रिंसेस से वादा किया था कि मैं उसे हमेशा के लिए बचाऊंगा, ना कि उसके साथ फैमिली स्टार्ट करूंगा। जिंता अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उसे साकुन से शादी करने के लिए बोलता है। तो एक रोज यहाँ पे साकुन जबरदस्ती प्रिंसेस की इज्जत को लूटने की कोशिश करता है, इसलिए नहीं कि प्रिंसेस उसे प्यार नहीं करती, बल्कि उसे गुस्सा तो हमारे मेन कैरेक्टर पे होता है कि मेन कैरेक्टर प्रिंसेस से प्यार करते हुए भी उसे अपना रहा नहीं है। अब जब प्रिंसेस भी उसके लिए अपने कपड़े उतारने ही लगती है कि तभी यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की छोटी सिस्टर आ जाती है। उससे यूं अपनी इज्जत को किसी दूसरे मर्द को देता देखकर उसकी छोटी बहन को काफी ज्यादा दुख होता है। उसे यूं लगने लगता है कि प्रिंसेस ने जैसे कि उसके भाई को धोखा दिया हो। उसकी छोटी सिस्टर बताती है कि वो भी अपने बड़े भाई से कितना प्यार करती थी और उससे भी एक दिन शादी करने का सपना रखती थी, पर अपने बड़े भाई की खुशी के लिए उसने सब को जाने दिया और अपने भाई को सिर्फ एक भाई ही समझा। जबकि तुम प्रिंसेस, तुम्हारे पास वो सब कुछ था जो मेरे पास नहीं था, इसके बावजूद भी तुमने इसे एक कचरे की तरह फेंक दिया। उसकी छोटी बहन के जिस्म में ऑलरेडी डीमन का खून पाया जाता होता है, तो वह बदले की आग में पागल होकर पूरे एक डीमन में बदल जाती है। और जब तक जिंता यहाँ पे पहुँचता है तो काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। यहाँ पे पहुँचने के बाद वह सब इतना ही देखता है कि उसकी छोटी सी प्यारी सी बहन ने उसकी लवर की गर्दन को तन से जुदा कर डाला। और अपनी बहन के इस भयानक से रूप को देख के जिंता समझ जाता है कि वो उसकी बहन नहीं है बल्कि एक डीमन है। उस रोज ना कि सब उसने अपनी लवर को खोया, बल्कि साथ ही साथ अपनी बहन की इंसानियत को भी। जिंता अब जैसे तैसे करके अपनी बहन की जिंदगी को अपने हाथ से नोचने को जा रहा होता है। उसे वो पल याद आता है जहाँ पे उसकी छोटी बहन ने उसे कहा था कि भैया, आपको चाहे भले ही मुझ पे जितना मर्जी गुस्सा आ जाए, आप मुझे कभी भी थप्पड़ नहीं मार पाएंगे। उस पल को याद करते करते जिंता यहाँ पे अपनी बहन की जिंदगी को अपने हाथ से नोच डालता है। तो दोस्तों, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये जानने के लिए कहानी कुछ लम्हे पीछे जाती है, जहाँ पे हम जिंता और उसकी छोटी बहन को बचपन में देखते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा छोटे होते हैं। वहीं पर उनका फादर जिंता की बहन को काफी ज्यादा मार रहा होता है, वो इसलिए कि जिंता एक हाफ ब्लड डीमन होती है। वो इस बात की माफी मांग रही होती है कि मुझे माफ करना कि मैं आधी डीमन पैदा हुई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। पर उसका बाप एक भी ना सुनता। वो उसे मारते हुए और उसके बालों से घसीटते हुए उसे फौरन से जाके स्टोर में बंद कर डालता है। रात के इस गहरे अंधेरे में इसी तरह रात बीतती जाती और जब आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिंता चुपके से जाके अपनी बहन को स्टोर में से रिलीज करने की कोशिश करता है। पर जब वो स्टोर के अंदर झांकता है तो वो अपनी बहन को वहां पर नहीं पाता। थोड़ी दूरी पे उसकी बहन पूरी की पूरी बारिश से भीग चुकी होती है। अपनी बहन सुजुने को यूं इतना ज्यादा भीगता देख के वो उसे शेल्टर में आने के लिए बोलता है। वो अपनी बहन सुजुमे से माफी मांगता है कि मुझे कुछ तो करना चाहिए था जब हमारा बाप बुरे तरीके से तुम्हें पीट रहा था। बारिश में भीगने की वजह से सुजुमे की आंख पे लगी हुई पट्टी अब नीचे उतर आती है और अब हम उसकी डिमोनिक आय देख पाते हैं। वह बताती है कि मैं एक कर्स चाइल्ड हूँ, मुझसे दूर रहो वरना फादर तुम्हें भी बहुत बुरे तरीके से पनिशमेंट देंगे। उसे यूं रोता हुआ देख के, उसे इतना ज्यादा अकेला देखकर जिंता की आंखों में आंसू भर आते हैं। उससे रहा न जाता और वो यहाँ पे गोल्डन वर्ड्स का चुनाव करता है कि हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। दरअसल उसकी बहन ये अल्फाजों को सुनने के लिए मरती चली जा रही थी। वो चाहती थी कि कोई उसे फैमिली पुकारे और कोई उसके लिए स्टैंड ले। जिंता उसके हाथ को मजबूती से थामते हुए हमेशा हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ के निकल पड़ता है। इस रात के गहरे अंधेरे में वो काफी दूर आ जाते चलते चलते कि आखिरकार ठंड के मारे शायद से उनकी हालत बिगड़ने लगती है। अब जब दोनों को लग रहा होता है कि ये उनका अंत है, पर वह ज्यादा इस बात की फिक्र नहीं करते क्योंकि दोनों के दोनों एक साथ ही मरेंगे। नींद से बस आंख लगने को ही जा रही होती है कि इसी सब में यहाँ पे उन्हें एक अनजान शख्स अप्रोच करते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों के पास जाने की कोई जगह नहीं है तो क्या कहते हो, मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगे? सुबह सवेरे अब जब चिंता की आंख खुलती है तो वह अपने आप को उस अनजान शख्स की पीठ पीछे पाता है। उसके उठने के बाद वो अनजान शख्स उसे प्यार से नीचे उतारते हुए कहता है कि यहाँ से मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। वो इन्हें अपने विलेज ले आता है
जहाँ पे वेपन्स को बनाया जाता है इन डीमंस की खिलाफ वर्जी करने के लिए। इसके बाद जिन्या यहाँ पे उन दोनों बच्चों को अपने घर ले आता है और अपनी बेटी से मिलाता है, जो कि चाहे भले ही उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं होती बल्कि मुंह बोली बेटी होती है। वो बच्ची उससे अपना नाम शिरायुकी बताती है और शुरू में तो इन्हें आपस में घुल मिलने में थोड़ा वक्त लग रहा होता है, मगर थोड़ी दिन में सारे के सारे एक दूसरे को लेके ओपन अप होने लगते हैं और कुछ ही दिन में वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। ना कि सिर्फ इतना बल्कि वो इसी विलेज में एक और फीमेल फ्रेंड भी बनाते हैं और ये लोग आपस में काफी मजे करने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ मस्त चल रहा होता है, एक रौनक सी होती है, सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि होना चाहिए था। कि न्यू फ्रेंड का नाम चितोसे होता है और इस नाम को याद रखना दोस्तों, उसकी मदर की डेंगो शॉप होती है जो कि इन्हें डेंगो खाने में काफी ज्यादा पसंद होता है। चितोसे जब अपनी मदर के पास खुशी से जाके गले लगती है, ये सब कुछ शिरोयुकी देख रही होती है। उसे इतनी खुशी से अपनी मदर से गले मिलता देखकर यहाँ पे शिरोयुकी को अपनी मदर की याद सताने लगती है। तो जब ये लोग घर लौट के जा रहे होते हैं तो जिंता यहाँ पे शिरोयुकी से उसकी मदर के बारे में पूछता है। वो बताता है कि मैं जब से इस विलेज में आया हूँ मैंने तुम्हारी मदर याकोजे के बारे में काफी कुछ सुना है। वो बताता है कि मैं तुम्हारी मदर का काफी ज्यादा खुशगवार हूँ क्योंकि वो यहाँ की इस जगह की मालकन है और उसी ने ही हमें यहाँ पे इस विलेज में रहने की परमिशन दी है। पर किसी वजह से स्ट्रिक्ट पॉलिसी की वजह से वो कभी भी अपनी श्राइन से बाहर नहीं निकलती और वहीं से बैठ के बस ऑर्डर्स देती है। शिरायुकी एक्सप्लेन करती है वो इसलिए क्योंकि इनका रैंक इस सुकीहिमे का है। इस सुकीहिमे एक स्पेशल किस्म का जापानीज टर्म है जिसके रैंक का मतलब होता है मेडन ऑफ द विलेज। आम शब्दों में कहूँ तो इस पूरे के पूरे विलेज की रखवाली। इन्हें यहाँ पे मीको ऑफ द फायर गॉड के नाम से भी बुलाया जाता है, जिसका ये मतलब है कि इस गांव के आम लोग तो उन्हें देखने की भी परमिशन नहीं रखते। वो बताती है कि हमारा फादर जिन्या और सिर्फ गिने चुने ही लोग होते हैं इस विलेज में जो कि उसकी मदर से मिल पाते हैं और उनसे बात कर पाते हैं, क्योंकि आम लोग उसकी होली पावर के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। वो बताती है कि उसकी बेटी होने के नाते इवन कि मुझे भी अपनी मदर को देखने की परमिशन नहीं है। लास्ट टाइम 1 साल पहले मैंने उन्हें देखा था और अब तक तो मुझे उनका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ। फैमिली खेलने के चक्कर में जिंता अब धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, जहाँ पे वो अपने फादर जिन्या से स्वॉर्डमैनशिप भी सीख रहा होता है। जिंता अपने फादर जिन्या से बड़े तरीके से हारने के बाद उसे लग रहा होता है कि जैसे कि वो स्वॉर्डमैनशिप में बेहतर हो रहा ही नहीं है। पर यहाँ पे सुरेई उसकी बड़ी बहन बनते हुए उसे तसल्ली देती है कि तुम ज्यादा बेहतर हो ही जाओगे। जिंता उससे बताता है कि मेरी बड़ी बहन बनने का नाटक बंद करो क्योंकि तुम दरअसल मुझसे जवान हो, मुझसे छोटी हो। सुरेई इसके रिप्लाई में बोलती है, हाँ ये सच तो है, लेकिन मैंने इस विलेज को पूरे तरीके से आगे चल के संभालना है तो मुझे मैच्योर बनने की एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। सुरुइकी को इतना ज्यादा अपने करीब आता देख के, उसे यूं प्यार करता हुआ देख के यहाँ पे जिंता थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। पर यहाँ पे सुजुमे को फौरन से पाके वो ऐसे नाटक करने लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सुजुमे को भूख लगी होती है तो वो शिरोयुकी से बोलती है कि उसे कुछ नाश्ता दो। इसके बाद दोनों की दोनों बहनें आके उसे अपना हाथ देती है और उसे खड़ा होने में मदद करती है। इसे में सीन कट होके कहानी प्रेजेंट में जाती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं जिंता अब पूरे तरीके से बड़ा हो चुका होता है और हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे शिरोजुकी जो है अब वो पूरे तरीके से अपनी मदर की तरह इस पूरे की पूरे श्राइन की प्रिंसेस बन चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा कि जिंता भी बड़ा हो चुका है, वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर होने के साथ ही साथ वो प्रिंसेस का लॉयल बॉडीगार्ड होता है और गार्डियन होता है। उसे ये ओहदा दिया गया होता है कि पूरे के पूरे विलेज में सब वही वो वाहिद बंदा होता है जो कि प्रिंसेस के साथ अकेले में बैठ सकता है। प्रिंसेस यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर जिंता के स्किल्स को अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और तुमने काफी तरह तरह के डीमंस की जान को नोचा है। यहाँ पे जिंता इसके जवाब में कहता है, प्रिंसेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी औकात से बढ़ के मेरी तारीफें की है। दोस्तों इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि दोनों के दोनों काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं, जो कि चाहे भले ही दोनों एक साथ एक ही छत के तले बड़े हुए हैं, लेकिन अब दोनों के दोनों एक दूसरे को उनके नामों से नहीं पुकार सकते, क्योंकि शिरोयुकी जो है वो प्रिंसेस है और जहाँ तक जिंता की बात है वो सिर्फ उसका एक लॉयल कुत्ता है। तो यहाँ पे हम भी उसे प्रिंसेस बुलाएंगे ताकि स्टोरी में पूरे तरीके से बैलेंस बरकरार रह सके। प्रिंसेस यहाँ पे जिंता से पूछती है, तो बताओ इस बार तुम्हारा सामना किस तरीके के डीमन से हुआ। जिंता यहाँ पे सभी को अपडेट करते हुए कहता है कि वो एक ऐसा डीमन था जिसके पास ये ताकत थी कि वो किसी भी इंसान की तरह अपना रूप ले सकता था। रूप बदल के वो हमारे कदोना विलेज में घुसने की कोशिश कर रहा था, मेरे हाथ चढ़ा और वहीं पर मारा गया। हमारा जिंता इस पूरे के पूरे विलेज का सबसे पावरफुल वॉरियर होता है। वहीं पर हम देख पाते हैं उनका मुंह बोला बाप भी अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। वो बताता है कि मेरे ख्याल से वो डीमन प्रिंसेस के पीछे आया था। यहाँ पे हमें उसके मुंह बोले बाप से ये भी मालूम पड़ता है कि डीमन एक ऐसी चीज है जो कि हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं,
जबकि इंसान नहीं। पर इसके बावजूद भी डीमंस भी इमोर्टल नहीं होते और इन्हीं डीमंस का ये मानना है कि अगर वह प्रिंसेस को कच्चा निगले तो उनके पास इस कदर स्पिरिचुअल पावर आ जाएगी कि वो हमेशा हमेशा की जिंदगी पा सकेंगे। पर दोस्तों फिलहाल इसके आगे से जो होने को जा रहा है वो आप सभी को यकीन नहीं आएगा और इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सा आने वाला है। हम ऑलरेडी इसकी एपिसोड 2 पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है।